सना ने अपने देवर दानिश के साथ मिलकर अपने शौहर समीर को ले जाकर गाड़ी में डाला। जल्दी में घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया क्योंकि सना के बच्चे अंदर सो रहे थे। जो कुछ आज हुआ था उसका तो सना के मन में कभी ख्याल भी नहीं आया था, पर जो होना था हो चुका था। सर्दी की रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। वह दोनों भाभी देवर बहुत जल्दी गाड़ी में बैठे और दानिश ने तेज़ रफ्तार से गाड़ी सड़क पर दौड़ाई। क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए सड़क खाली पड़ी थी और उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं आई। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। दहशत के मारे दानिश के माथे पर पसीना चमक रहा था। सना बार बार समीर के चेहरे की तरफ देखती। तभी अचानक दानिश के फ़ोन पर किसी की कॉल आई तो वह देखकर और भी ज़्यादा घबरा गया कि ये कॉल उसके बाबा की थी। उसने फ़ोन अपनी भाभी को पकड़ाया और बोला कि बात करो, पर सना को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह बाबा को क्या बोले। तभी कॉल कट गई क्योंकि जब वह दोनों घर से निकले थे तब उसके माँ बाबा कहीं पर गए हुए थे। पर अब आकर जब घर लॉक पाया होगा तो उन्होंने कॉल करी होगी, पर उनके पास दूसरी चाबी होने की वजह से उन्होंने ताला खोला होगा। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी क्योंकि अब वह अपनी मंजिल पर आ चुके थे। दानिश तेज़ी से गाड़ी से उतरा जबकि सना गाड़ी में ही बैठी रही। तभी दानिश के साथ कुछ लोग भागते हुए उनकी गाड़ी की तरफ आए और उसके बाद जो भी कुछ हुआ उससे सना और दानिश के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सना का पति समीर रात का खाना खाकर चाय पी रहा था कि एक बार खांसा और ज़रा सा झुका और फिर सीधे ही न हुए, सोफे से गिरते चले गए। तभी दानिश भी आ गया। उसने सना की मदद की और समीर को सोफे पर सीधा किया। सना और उसका देवर दानिश उसको देखने लगे और दानिश ने समीर की नब्ज़ चेक की और फिर बदहवास हो गया। उसकी हालत देखकर सना चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ समीर को? बोलते क्यों नहीं? वह तेज़ी से बाहर लपका। वो गाड़ी निकाल रहा था। घर में सना और बस दानिश ही थे। उनके सास ससुर बाहर रिश्तेदार में होने वाली एक मौत में गए हुए थे और वो अनजान थे कि खुद उनका बेटा अचानक मौत का शिकार हो गया है। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। बच्चे इतने छोटे थे कि वो समझ ही नहीं सकते थे। दानिश ने गाड़ी निकाली और मम्मी पापा को बताने का वक्त नहीं था, इसलिए वे दोनों रवाना हो गए। सना ने कांपते हाथों से बार बार समीर की नब्ज़ चेक कर रही थी। वह नज़दीकी अस्पताल पहुंचे जहां इमरजेंसी की फैसिलिटी थी। डॉक्टर समीर को फ़ौरन स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए और उन्होंने उन दोनों को आईसीयू में जाने से रोक दिया। डॉक्टर समीर की हालत देखकर परेशान हो गए थे। कुछ मिनट बाद वो बाहर आए और कहा कि पेशेंट आपका कौन है? वो मेरे भाई हैं और ये मेरी भाभी हैं, दानिश ने बताया। फिर डॉक्टर उसको कुछ कहने लगे जिसे सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। तो सना को भी होश ही नहीं रहा। अब तक तो वह खुद को संभाले हुई थी कि शायद समीर बेहोश है, वो अस्पताल पहुंचकर ठीक हो जाएंगे। मगर जब उम्मीद ख़त्म हो गई तो उसका हौसला भी ख़त्म हो गया और वह बेहोश हो गई। वह दोनों घर आ गए थे। कुछ देर पहले जो घर खाली था अब भीड़ से भर गया था, मगर सना को तो अब सब खाली लग रहा था। समीर न सिर्फ अपने माँ बाप का चहेता था बल्कि उसके सारे बहन भाई उससे बहुत प्यार करते थे। समीर ने सना को वो चाहत और भरोसा दिया जो बहुत कम पति अपनी पत्नियों को देते हैं। इसलिए सना को दुख बहुत ज़्यादा था और सब्र नहीं आ रहा था। जब कोई अपना अचानक से चला जाता है तो उनकी यादें बहुत दिन तक दिमाग और दिल पर हावी रहती हैं। मगर दुनिया इसी चीज़ का नाम है कि वह इंसान को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच ही लेती है। बच्चे स्कूल जाते थे। कुछ महीनों बाद गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर सना अपनी माँ के घर आ गई। उसके दो बड़े भाई, दो बहनें थीं। भाई माँ पापा के साथ ही रहते थे। पहली रात ही माँ, बहनों और भाभियों ने सना को घेर लिया। उनका सवाल था कि वह कब तक ऐसे ही अकेली ज़िंदगी गुजारती रहेगी। सना का ख्याल था कि ये सवाल बस ऐसे ही किया गया है, मगर कुछ देर बाद पता चल गया कि ख़ास तौर से पूछा गया है और उन्हें इसका जवाब भी चाहिए था। सना ने कहा, मुझे वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, ससुर मेरी देखभाल कर रहे हैं। देखो बेटा, अभी ससुर हैं, सना की माँ ने कहा, मगर जब वो नहीं रहेंगे तब कौन करेगा तुम्हारा ख्याल? ये सवाल सना के दिमाग में कई बार आया था, मगर माँ और दूसरों के ज़ोर देकर पूछने पर वह सोच में पड़ गई और उसने सोचा माँ तो सही कह रही हैं। वाकई जब ससुर नहीं होंगे
तो कौन मेरे बच्चों का इस तरह ख्याल रखेगा। समीर से छोटा भाई हारिस अलग आदत का था। उसने समीर के बाद सना से कोई वास्ता नहीं रखा था और दानिश अच्छा लड़का था, मगर उसकी शादी हो जाती तो वो भी अपनी बीवी बच्चों को देखता या सना के बच्चों को देखता। सना की एक भाभी ने उससे कहा, तुम अभी जवान हो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा कि ज़िंदगी पर तुम्हारा हक है। जवान औरत के लिए जो पति के साथ रह चुकी हो, उसके अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। तुम दूसरी शादी का सोचो। भाभी, ये मुमकिन नहीं है। मेरे छोटे से बच्चे हैं, मैं उन पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती। सना ने बेबसी से कहा, ज़रूरी नहीं कि हर सौतेले बाप जालिम हो। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बात तो सही कह रही थी, लेकिन सना ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। सना फिर घर आ गई। उसने सोचा कि ये लोग मुझसे इसी तरह के सवाल करते रहेंगे और अब मैं अपने ससुराल से माँ के घर नहीं जाऊँगी। उसका ख्याल था कि उसका रवैया दूसरों को समझाने के लिए काफ़ी था कि वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मगर सना की माँ उन औरतों में से थी जो एक बात की ठान ले तो उसे पूरा करके दम लेती हैं। घर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको मना करे। उन्होंने फ़ैसला किया कि वह सना की दूसरी शादी वो करेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने सना के पापा और भाइयों को अपना साथी बना लिया, अपने साथ कर लिया, क्योंकि इसके बाद सना अपने मायके गई तो पापा और भाइयों ने भी माँ वाली बात ही की। सना ने उनको भी वही जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती। कई महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक सना की माँ और घर वालों ने अपना पैतरा बदल लिया और फिर एक दिन माँ पापा के साथ सना के ससुराल आ गई। सना ये समझी कि वह मिलने आई है, उससे उसका दुख दर्द बांटने आई है, मगर वो तो सना की सास और ससुर से उसकी दूसरी शादी का जिक्र छेड़ने आए थे। वह समझ गई कि बात अब उसके ससुराल तक आ गई है। सना के ससुर हामिद जी ने कहा कि मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि बेवा की जल्द से जल्द दोबारा शादी कर दी जाए, मगर असल मसला तो सना का है। उसकी चिंता आप मत करें। सना की माँ ने कड़े तेवरों के साथ कहा, हम इसे मना लेंगे, बस आप लोग इसे बहकाना बंद कर दें। इस घटिया इल्ज़ाम पर न सिर्फ सना के ससुराल वाले बल्कि खुद सना भी हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। सना ने तड़प कर कहा, माँ, क्या कह रही हैं आप? ये तो मेरे माँ बाप की तरह मेरा ख्याल। सना की बात काटते हुए उसकी माँ बोली, अगर माँ बाप की तरह ख्याल रख रहे होते तो तुम्हें शादी पर तैयार करते, यूँ सुकून से ना बैठे होते। हामिद जी जब्त करते हुए बोले, बहन, आप हम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है। अगर आपकी बेटी बेवा हो जाए तो क्या आप उसकी दूसरी शादी की चिंता नहीं करेंगे? औरत का सहारा कौन होता है? उसका पति। क्या उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है? सना की माँ ने इस अंदाज से कहा कि हामिद जी भी गुस्सा हो गए। सना की सास ने सिर्फ इतना कहा, बहन, सना बेशक आपकी बेटी है। अगर आप समझती हैं कि हम इसका भला नहीं चाहते तो आप इसका फ़ैसला करने के लिए आज़ाद हैं। सना की माँ ने कहा, मैंने यही सोचा है कि मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगी। सना ने कहा, मैं नहीं जाऊँगी। तभी हामिद जी बोले, आपने कहा है तो एक बात हम भी कहेंगे। सना की दूसरी शादी आप करवा सकती हैं, मगर बच्चे हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये हमारा खून है। सना फिर से तड़प कर रह गई। नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ ने कहा, बच्चों को आप शौक़ से रखें। और सना को डांटते हुए कहा, तुम जज्बाती बातें कर रही हो। सना ने आंखों में आंसू भरकर अपनी माँ की तरफ देखा और दिल में सोचा, इतनी सख्त मेरी माँ हो सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। सना की सास भी कहने लगी, आप शौक़ से अपनी बेटी को ले जाइए, मगर मेरे बेटे के बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। सना रोती रही, पीटती रही, यही सोचती रही कि मैं अपना हक इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ये भूल गई थी कि हमारे समाज में, हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में औरत का कोई हक हासिल नहीं है। फिर सना ने अपने माँ बाप, अपने मायके वालों के फ़ैसले पर सर झुका दिया। उसको शादी करनी ही पड़ी। सलमान का रिश्ता न्यूज़पेपर में आया था। उसने लिखा था कि किसी विधवा या तलाकशुदा से भी शादी कबूल है। भाई ने उसके बारे में माँ को बताया तो माँ खुश हो गई। उन्होंने फ़ौरन सलमान से बात की। उसकी एजुकेशन और उसका बर्ताव देखकर सना की माँ तो उसके पीछे पागल हो गई। ये भी नहीं सोचा कि थोड़ी जांच ही कर ले। बस अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसकी हकीकत सना को जब पता चली
तो उसने खून के आंसू रोए थे। बिना देखे भाले ही सना की माँ ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो एक नंबर का आवारा और गुंडा इंसान था। बाहरी अच्छाइयाँ देखकर सना की माँ ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। पहले दिन से ही सलमान का बर्ताव सना के साथ लिया दिया था, जैसे ज़बरदस्ती उसने शादी की हो। दूसरे दिन सना को अंदाज़ा हो गया कि इसके किचन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जब सना ने उससे कहा कि मुझे सामान ला दो, मैं घर पर खाना बनाऊंगी, तो उसने कहा क्या ज़रूरत है, बाहर से सब मिल जाता है, तीनों टाइम का बाहर से आ जाएगा। सना ने कहा मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, आप जाकर सामान ले आइए, मैं खाना बना लूँगी। पर उसने बड़ी बदतमीज़ी से सना को जवाब दिया, कोई सामान वामान नहीं आएगा, तुम्हें खाना है खाओ वरना भूखी ही सो जाना। सना उसका मुंह ताकती रह गई और उसके बाद उसे कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई। इसके बाद फिर कभी सना ने उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। शादी के वक्त भी वो सिर्फ एक जोड़ा लेकर आया था जिसमें सना रुखसत होकर आ गई थी। उसने कोई गहना भी नहीं दिया था, वह अपनी ही शादी का एक सेट पहनकर आ गई थी। सना ने अपनी माँ को समझा कर अपने सारे गहने माँ के पास रखवा दिए थे कि बाद में ले जाऊंगी। शादी के एक हफ्ते बाद सलमान ने उससे कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। सना ने बेदिली से कहा कि कहाँ चलेंगे, पहाड़ी इलाके में, और फिर सना ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। जब सना अपने घर पहुंची तो माँ ने उसकी हालत देखकर कहा कि कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम। माँ को अब भी यही लग रहा था कि सलमान बहुत अच्छा इंसान है। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए तो बात करो, अभी तो वो बहुत छोटे हैं, वो उन्हें तो तुम्हारे साथ रखने पर तैयार हो सकता है। सना ने कहा कि वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता, आपने मुझे गड्ढे में धकेल दिया है, पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा। उसकी माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वे बहुत अच्छा आदमी है। सना बोली, अभी तक आपके सामने उसकी कोई बुराई नहीं आई है, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। सलमान कुछ ही देर तक वहाँ पर रुका, खाने से मना कर दिया और सना को भी लेकर निकल गया और घर वालों से कहा कि वो मुझे आज होटल पर डिनर करवाने के लिए लेकर जा रहा है। मगर उसने उसके बजाय सना को फ्लैट पर छोड़ दिया और ये तक नहीं पूछा कि वह क्या खाएगी, क्योंकि घर में तो कुछ था ही नहीं। रात गए तक वो आया, आते ही करवट लेकर सो गया। कुछ ही देर में उसके खर्राटे गूंजने लगे, मगर सना को भूख से नींद नहीं आ रही थी। सुबह तक जागती रही। वो 10 बजे उठा और आराम से फिर नाश्ता लेकर आया, तब जाके सना की जान में जान आई। उसका तरीका ये था कि नाश्ते में कुछ ले आता, जो बच जाता वही सना का दिन का खाना होता। रात को ऑफिस से आते हुए खाना लेते आता। अगर कोई आ जाता तो बस वह उसे चाय कॉफ़ी दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं था घर में। अगले दिन उसके कहे मुताबिक वह दोनों रवाना हुए, लेकिन वह कुछ घंटे की ड्राइव के बाद होटल के बजाय किसी पुराने रेस्ट हाउस पर ले गया। यहाँ कुछ कमरे थे और बहुत ही ज़्यादा पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। एक अजीब सा चौकीदार था जो सारे काम करता था। जगह सुनसान थी और यहाँ फैमिली वाला माहौल भी नहीं था। सना ने देखा कि 1 या 2 कमरे में कुछ लोग थे, लेकिन कमरे इस तरह के थे कि अंदर होने वाली बातें और आवाज़ें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। सना ने डरकर सलमान से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले आए हो? क्यों, क्या बुराई है यहाँ? यहाँ का माहौल देख रहे हैं। अरे हमें माहौल से क्या, हम तो एंजॉय करने आए हैं। सना की समझ में नहीं आ रहा था कि उस उजाड़ से मकान में एंजॉय करने वाली क्या चीज़ है। रेस्ट हाउस जिस पहाड़ी पर था उसके चारों तरफ घना जंगल था और ऐसी झाड़ियाँ थीं जिन पर कांटे थे। रास्ता बहुत ख़राब था। पहली रात आसपास से जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी तो सना को यकीन हो गया कि यह अय्याशी का अड्डा है। सुबह होते ही सना ने सलमान से कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, अभी हम नहीं जा सकते, उसने लापरवाही से कहा। सना को उस जगह से घिन आ रही थी। शाम होते ही वहाँ नए लोग आ गए और सलमान भी कहीं चला गया। सना का ख्याल था वो जल्द आ जाएगा, मगर उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और फिर शोर शराबा हुआ। लोग ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे और उनमें सलमान की आवाज़ भी शामिल थी। सना घबराकर बाहर आई तो सलमान को 3 लोगों ने घेर रखा था। वो उससे झगड़ रहे थे। सलमान, ये क्या हो रहा है? तुम अंदर आओ, उसने तेज़ आवाज़ में कहा और सना उन आदमियों को घूरने पर अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद सलमान घबराया हुआ कमरे में आया और कहा
सुनो, मैं एक चक्कर में फंस गया हूँ। सना ने कहा, कैसा चक्कर? मुझे इन लोगों को रकम देनी है। क्यों देनी है? कुछ पुराना मामला है। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। अगर इन्हें रकम ना दी तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सलमान ने कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। सना ने कहा कि मेरे पास रकम नहीं है, तुम अपना गोल्ड का सेट दे दो। वो मैं नहीं दे सकती। सना, समझने की कोशिश करो, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। मेरी जान खतरे में है। उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। यह सुनकर सना के तो होश उड़ गए। सना को उनकी वो नज़रें याद आईं जिनसे उन्होंने सना को घूरा था। उसने घबरा कर कहा कि ठीक है, आप दे दो, मगर इससे आगे वह कुछ कह पाती। उसने सना की तरफ लपक कर उसका सेट उतारने लगा, साथ ही कहने लगा कि थैंक यू सना, मैं जल्द तुम्हें इससे भी अच्छा सेट बनवा दूंगा। जबकि सना को पता था कि वह कभी भी ये सेट नहीं बनवा कर देगा। थोड़ी देर बाद जब वो सेट देकर वापस आ गया तो कहने लगा कि शुक्र है, मेरी जान छूट गई। सना ने उससे कहा कि क्या मामला था, क्या चक्कर था, क्या आपने उनसे उधार लिया था? वो कहने लगा, नहीं नहीं, बिजनेस का कोई चक्कर था। और फिर जब वो दोनों सो गए तो आधी रात में सना की आंख खुली। सलमान कमरे में नहीं था। सना घबरा कर उठी क्योंकि वॉशरूम की लाइट भी बंद थी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। सना ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। बाहर भी कोई नहीं था, न कोई आवाज़ आ रही थी। अचानक सना को हंसी की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा कि सलमान हंसा है। सना बाहर निकली तो उसे आखिरी कमरे से उसकी आवाज़ और कुछ और आदमियों की आवाज़ आने लगी जो इस सेट के मिलने पर खुशी मना रहे थे, और वह सब नशे में डूबे हुए थे। पहली बार सना को पता चला कि सलमान शराब पीता है। वो कमरे में आया तो सना को जागते हुए देखकर ठिठक गया। तुम जाग रही हो? हाँ, आप कहाँ चले गए थे? सना चुपते हुए लहजे में पूछने लगी। वो मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए बाहर चला गया था, उसने संभल कर कहा। सना का दिल तो चाहा कि इसे बता दे कि वो असल में कहाँ था, मगर वो चुप ही रही। और उसे यकीन हो गया था कि सलमान ने सेट हथियाने के लिए ये सब ड्रामा किया था। सना को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था कि बिना सोचे समझे उसकी बातों में आकर अपना कीमती सेट उसके हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब वो घर लौट आए तो शाम को ही सलमान सना को माँ के घर लेके आ गया। माँ ने सना के गले में सेट ना पाकर कहा कि सना, तुम्हारे सोने का सेट कहाँ गया? वो आपके दामाद ने मुझसे ले लिया है, बल्कि छीना गया है, और मुझे सलमान पर शक है। सना की माँ हैरान रह गई। वो ऐसा लगता तो नहीं है। सना बोली कि लगता है उसके लिए आप लोगों की आंखों पर पट्टी बन गई है। सना ने गुस्से से कहा, क्या उसने शादी के बाद से कोई एक भी नॉर्मल काम किया है? बस एक जोड़ा ले आया था, रिसेप्शन भी उसने नहीं किया। और आप यकीन करो, शादी के बाद उसने मुझे एक चीज़ भी ला कर नहीं दी। मैं सब चीज़ें पुरानी इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ तक कि घर में सौदा तक नहीं लेकर आता, तीनों वक्त का बाहर से आता है। यह सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया। आने दो, मैं पूछती हूँ उससे। रात में जब वो सना को लेने आया तो उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया, और तब उसने बहुत रूखेपन से कहा कि ये मेरा और सना का मामला है, इसमें कोई तीसरा दखल ना दे। माँ उसके लहजे और बर्ताव पर हैरान रह गई कि तुम किस तरह बात कर रहे हो। जिस तरह बात की जाएगी मैं उसी तरह जवाब दूंगा। मैं आपका दामाद हूँ, आपने अपनी बेटी के लिए मुझे ख़रीदा नहीं है। इस बार सना के पापा और भाई भी बिगड़ गए। उन्होंने दखल दिया तो वो उखड़ गया। उसने सना से कहा कि चलो, बहुत शौक़ था ना तुम्हें अपने घर आने का, मेरी बेइज्जती कराने का। घर आकर वो सना पर बरस पड़ा। तुमसे इतनी सी बात छुपाई नहीं गई। फ़ौरन जाकर अपने घर वालों को लगा दी। वो कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? सना ने कहा, आप भूल रहे हैं, मेरी माँ ने ही आपको चुना है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे ग़ुलाम नहीं बना लिया। आपने मेरा सेट लिया है, वो मेरा नहीं, मेरे स्वर्गीय पति की अमानत थी, मेरे बच्चों की अमानत है। मेरे पास उसकी निशानी थी। तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। उसने उंगली उठाकर हर एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। सना के अंदर जैसे ख़तरे की घंटी बजने लगी। तो क्या अब उसकी नज़र उसके बाकी गहनों और ज़मीन और बैंक अकाउंट पर है? हालांकि सना ने सलमान को बताया नहीं था कि उसके नाम ज़मीन और कैश भी है, लेकिन हो सकता है किसी तरीके से इसे ये बात पता चल गई हो। और कुछ दिन बाद सना को जो शक था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि वो अब सना से पैसे मांग रहा था और कहा कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हैं
वो निकाल कर लाओ। सना ने कहा कि वो मेरे बच्चों के पैसे हैं, मैं नहीं लाऊंगी। और फिर सना ने अपना मोबाइल निकाला माँ को कॉल करने के लिए, पर उसने सना के हाथ से मोबाइल छीना और दीवार पर दे मारा और फिर सना को गर्दन से पकड़ लिया। चिल्लाते हुए पास आकर बोला, तू क्या समझती है, मेरी शिकायत करेगी अपनी माँ से? वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या करूँगा। उसने ये कहते ही अचानक अपना सर सना के माथे पर मारा, जिससे सना का सर चकरा गया और वे बेहोश हो गई। और फिर जब उसे होश आया तो वो एक बंद बहुत ही गंदे से कमरे में थी। दरवाज़ा बंद था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो वरना मैं इसको तोड़ दूँगी। तभी सलमान की आवाज़ आई, अगर तुमने ये दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो याद रखना दरवाज़ा फिर कभी बंद नहीं होगा और फिर उस जगह तुम्हें भेजूँगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसने बड़ी बेरहमी से कहा, मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? वो कहने लगा, ताकि तुम सीधे तरीके से मेरी बात मान लो। सना ने कहा, कौन सी बात? मैं कुछ पेपर्स दूंगा, उन पर साइन करो। और बोला, दूसरे तुम अपने बैंक अकाउंट की रकम मेरे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगी, किसी तरह नहीं। सना ने गुस्से में कहा, वो सब मेरे बच्चों का हक है, मेरे पति की निशानी है। वो कहने लगा, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि तुम कहाँ हो और यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। सना उसे घूरने लगी, तुम घटिया तो हो लेकिन साथ ही नीच भी हो, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं तुम्हारी पत्नी और इज्जत हूँ। ये सब बकवास है, वह लापरवाही से बोला और हाथ से माल का इशारा किया। असल अहमियत इसकी है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी बैंक का टाइम बाकी है। वो सना को उसके बैंक तक ले गया और फिर वे बैंक में दाखिल हुए। अंदर आते ही सना तेज़ी से बैंक मैनेजर अनिल जी के कमरे की तरफ बढ़ी। वो समीर का दोस्त था और उसको पहचानता था। सलमान ने सोचा भी नहीं था कि सना ऐसी कोई हरकत कर सकती है और वो वहीं खड़ा रह गया। अनिल ने उसे यूं आते देखकर कहा कि भाभी आप? अनिल भाई प्लीज़ अपने गार्ड से कहें कि उस इंसान को पकड़ लें, वो मुझे गन पॉइंट पर यहाँ लाया है। ये सुनते ही अनिल ने अपनी टेबल के साथ लगा हुआ एक बटन दबा दिया तो बाहर अलार्म बजने लगा और गार्ड ने फ़ौरन सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद उन्होंने अनिल के कहने पर सलमान को घेर लिया। वो ढिठाई से कह रहा था कि मुझे क्यों पकड़ा है। सना अनिल के साथ बाहर आई तो सना ने उनसे कहा, अनिल भाई ये मेरा पति है, इस वक्त ये मेरे बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने आया है। मुझे ये पकड़ कर ले गया था, अगवा कर लिया था। इसके पास एक फ़ाइल है जिसमें ज़बरदस्ती मुझसे मेरी ज़मीन के पेपर्स अपने नाम करवाने के लिए कह रहा था। इसकी तलाशी लो। अनिल ने गार्ड से कहा तो उन्होंने उसकी तलाशी ली और सचमुच उसके पास एक पिस्तौल निकल आई। गन देखकर तो वहाँ पर सनसनी सी फैल गई। फ़ौरन पुलिस को कॉल की गई। पुलिस वाले आए और उस अय्याश बिगड़े हुए जलील इंसान को पकड़ कर ले गए। और इस तरह एक अक्लमंदी दिखाकर सना ने अपने आप को सलमान जैसे गुंडे से बचा लिया। सलमान के ख़िलाफ़ अदालत में केस चलना शुरू हो गया था और फिर सना ने सलमान से तलाक ले ली। वो सोने के सेट के बारे में मुकर गया था। सना के पास कोई सबूत भी नहीं था। खैर उससे जान छूट गई थी, ये बड़ी बात थी। खुशी उसे इस बात की थी कि आज वे अपने बच्चों से मिलने वाली थी। उसके बच्चे उसे ऐसे लिपटे कि काफ़ी देर तक उससे अलग नहीं हो रहे थे। सना की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, पर दिल को बेपनाह राहत और सुकून का एहसास हो रहा था। फिर उसके ससुर और सास ने उसको कहा कि अगर तुम वापस आना चाहो तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तब सना ने अपना सामान पैक करना शुरू किया तो उसकी माँ ने उससे पूछा, अब कहाँ की तैयारी है? सना की माँ आज भी उस पर वही रौब रख रही थी जो पहले था, पर अब सना उनसे डरने वाली नहीं थी। उसने अपना फ़ैसला साफ तौर पर अपनी माँ और सभी घर वालों के सामने रख दिया कि बेशक आप मेरे माँ पापा हैं और आपका मेरे ऊपर पूरा हक है, पर मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे फ़ैसलों की भी कोई अहमियत है। इसलिए मैं आज से अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ पर सास ससुर के रूप में मुझे माँ बाबा मिले हैं, जहाँ मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें जुड़ी हैं, जहाँ मुझे अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी है, जहाँ मेरी ख्वाहिशों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और रही बात सास ससुर के जीने मरने की, उसका तो किसी को भी पता नहीं। क्या पता मैं ही उनसे पहले इस दुनिया से चली जाऊँ। और वैसे भी मैंने अपने लिए एक जॉब देख ली है। मैं किसी पर भी बोझ बनकर अब जीना नहीं चाहती। आप सभी से मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि माँ पापा
अपना दिल मेरी और मेरी ससुराल वालों की तरफ से साफ़ कर लीजिए। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मुझे पुकार लीजिए, मैं फ़ौरन ही आपके पास आ जाऊंगी। उसके बाद सना अपनी ससुराल, अपने सास ससुर और अपने बच्चों के पास लौट गई। वहाँ पर उसके सास ससुर, यहाँ तक कि उसका देवर दानिश भी उसका बहुत ख्याल रखता था। कुछ वक्त के बाद दानिश की भी शादी हो गई। सना अपनी जॉब पर जाती रही, इसीलिए उसे खर्चे की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और इधर सना के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसके सास ससुर उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। दानिश की बीवी भी बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली थी। हालांकि सना की ज़िंदगी में समीर की कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वह पूरी फैमिली आपस में इतने प्यार मोहब्बत से रहती थी कि उसके ज़ख्म धीरे धीरे भरते चले गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।